तो क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि चैप्टर 12th लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए थे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने, जिन्होंने इसका इकोनॉमिस्ट ने अगर इसको इंट्रोड्यूस कराया तो इनका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि ये प्रोग्रामिंग जो की गई होगी वह बिजनेस पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस का ही नाम ले सकते हैं या जनरली इस तरह से रिलेटेड और सी जो प्रॉब्लम हो। तो बिजनेस पर्पस में क्या करते हैं, बिजनेस पर्पस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट हो, कम से कम लेबर चार्ज लगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल पाए। या कोई सैलरी पर्सन हो, वो सैलरी पर्सन कोशिश करता है कि अपने सैलरी का कुछ भाग उस जगह इन्वेस्ट करे जहाँ पर उसको ज़्यादा रिटर्न मिले और इनकम टैक्स से भी उसको बचत मिल पाए। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स बनते हैं, ऐसे जो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम एक लीनियर इनइक्वेशंस बनाया करते हैं। लीनियर इनइक्वेशंस बनाया करते हैं, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर उन पॉइंट को फाइंड करना पड़ता है। जो ये पॉइंट ये बताता है कि किस तरह से किस रेट पर हम किसी चीज़ को परचेज करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस हो। तो क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, वो 3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो पहला प्रॉब्लम होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन पर मिलते हैं। और जो तीसरा जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। तो 3 तरह के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इस तरह से मान सकते हैं कि लेट a1, a2 और an हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया। जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पहले बनता है। तो अ कांस्टेंट हो गया एंड x1, x2, इसी तरह से हमने xn ले लिया, r वेरिएबल्स मान लिया। क्या मान लिया? ये वेरिएबल्स ले लिए, वेरिएबल्स है। देन अ लीनियर फंक्शन a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn आर कॉल्ड इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला करते हैं, जिसमें याद रखिएगा जो वेरिएबल्स होते हैं x1 x2, ये x1 x2 जो भी होंगे इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, मतलब ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो x1 x2 या इस तरह से जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा करते हैं। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं इसमें a1 x1 की वैल्यू आपको अकॉर्डिंग के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें x1 x2 को हमें सपोज करना पड़ता है। जैसे हमने मान लीजिए x टेबल परचेज किए, y चेयर हमने परचेज किए, तो इस तरह की जो x और y आप सपोज करेंगे या x वेरिएबल सपोज करेंगे वहीं आपका x हो जाता है, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। परचेज करेंगे भाई, कुछ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे तो 0 हो सकता है, नहीं खरीदेंगे तो 0 हो सकता है। या हमने माने 10,000 लिए, उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को परचेज करने में, तो हम खरीदेंगे। क्या हो सकता है कि हमें बोला जाए टेबल और चेयर खरीदने के लिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हमें लगता है कि हम चेयर परचेज ज़्यादा कर लें और टेबल ना खरीदें तो हमें तब भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे केसेस में 0 कंडीशन बना सकते हैं, प्रॉफिट लेना है आपको, तो ये कंडीशन हो जाती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनते हैं। इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए हमारे पास होता है लीनियर कांस्टेंट हुआ करते हैं। लीनियर कांस्टेंट या लीनियर इनइक्वेशंस के नाम से हम इनको जान जाते हैं। लीनियर कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन जो कि इनइक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी गई हो, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू सी, या हम कह सकते हैं ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या हम कह सकते हैं ax प्लस बी वाई लेस देन सी। ये सारे जो इनइक्वेशंस होते हैं इसको लीनियर कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं।
ठीक है ना, इक्वेशन हो जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा के बनाया जाता है, इसको लीनियर कांस्टेंट बोला करते हैं। इन लीनियर कांस्टेंट को हम क्या बनाते हैं, इसको हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर जैसे आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ पेपर को लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको ड्रा करना पड़ता है। ऐसा क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, बिकॉज एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव होनी नहीं है, तो हमें जो ग्राफ पे ड्रा करेंगे वो इस तरह से आपके मिल सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ड्रा कर दिए, 2-3 लाइन मिल सकती है, 2-3 लाइन, जैसे 1 2 3 3 इक्वेशंस मिल गए, तीनों इक्वेशंस को हमने यहाँ ड्रा कर दिए। ड्रा करने के बाद आपको एक कॉमन रीजन मिलता है, ये देखिए कॉमन पॉइंट होते हैं, ये कॉमन रीजन हो गया। इस कॉमन रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। और ये जो इनके कॉमन पॉइंट, जो कॉमन रीजन है, इसके अंदर जो ढेर सारे पॉइंट होंगे या ढेर सारे जो सोल्यूशंस होंगे, इनको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। इनको क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन बोला करते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। एक फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, किसी भी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट को हमें फाइंड करना पड़ता है, जो कि सिंपली दिखाई दे रहा है। कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। इन कॉर्नर पॉइंट को फाइंड कर उसको ऑब्जेक्टिव जो फंक्शंस होता है इसमें पुट करना पड़ता है। जब ये कॉर्नर पॉइंट आप फाइंड कर लें, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में पुट करने पर ये जो फंक्शंस होते हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये जेड की वैल्यू इन जब कॉर्नर पॉइंट को पुट कर देंगे तो वह हो जाएगा मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा। क्या होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या होगा भाई, ये जो जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब कुछ पॉइंट रखेंगे तो ये सबसे बड़ी, मतलब जो आप तीनों पॉइंट को पुट कर देंगे तो हो सकता है किसी पॉइंट पर 5 मिल गया, इस पॉइंट को रखने के बाद जेड की वैल्यू हो सकता है 10 मिल जाए, इस पॉइंट को रखने के बाद जेड की वैल्यू हो सकता है 100 मिल जाए। तो इसका मतलब हुआ कि किसी एक पॉइंट रखने पर इसकी फंक्शन की वैल्यू, जेड की जो वैल्यू वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल जा रही। इसका मतलब इतना रखेंगे, एक्स की वैल्यू इतना लेंगे या कॉर्नर पॉइंट हमारा यह होगा तो जेड की वैल्यू सबसे बड़ी जो मिलेगी उसको बोलते हैं, इसका मतलब वो मैक्सिमाइज वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, जेड की वैल्यू इस पॉइंट पर मिल रही है। और मिनिमम किस पर मिलेगी, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा का मतलब मान लीजिए इस पॉइंट को रखने पर सबसे छोटी वैल्यू जेड की आ रही है, तो वह जो मिनिमम पॉइंट हो, जो सबसे छोटी पॉइंट होगी, इसका मतलब हो गया कि जेड की वैल्यू मिनिमाइज किस पॉइंट पर हो रही है, जेड की वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट को रखने पर मिनिमाइज हो जा रही है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाना है, ये लीनियर इन इक्वेशंस बनानी है, इन इक्वेशंस को ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल लेना है, निकालने के बाद ये पॉइंट को इसमें पुट करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगा अगर मैक्सिमम पूछेगा, और जो सबसे छोटी आएगी वो मिनिमम होगा जो अगर मिनिमम पूछता है तो। ठीक है ना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए आपसे पूछता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनते हैं ये बाउंडेड, देखिए ये जो फिजिबल रीजन बना रहा है ये बाउंडेड रीजन बन रहा है। बाउंडेड का मतलब चारों तरफ से ये जो रीजन है चारों तरफ से बंद है। और दूसरा आता है, दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरह से, मान लीजिए हमने छोटा सा एक ड्रा कर देते हैं, जैसे ये ड्रा कर दिए ये। अब ये क्या हो गया, ये कॉमन, इनका जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये बन सकता है। तो ये देख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन बना रहा है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। और हमारा ऊपर वाला क्या होता है, उसको बोलते हैं बाउंडेड। तो अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड जो सोल्यूशंस इस तरह से निकालना होता है। इस बार सीबीएसई ने अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड जो ग्राफ बनेगा उसको डिलीट कर दिया गया है। अनबाउंडेड रीजन के बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिलीट किया गया। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बहुत कुछ करना नहीं है, बाउंडेड अनबाउंडेड में एक लाइन का अंतर हो जाता है और बस उतना ही इसमें आंसर फाइंड करना, बाकी सारे प्रोसेस एक ही होते हैं। तो सारे पार्ट को डिस्कस किया जाएगा, बट अनबाउंडेड रीजन डिलीट किया गया, ये मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ, ताकि आप अगर सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि ये पेपर में मत पढ़ कर जाइएगा, अनबाउंडेड रीजन के जो प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में कैसे पता चला अनबाउंडेड होगा, वो लास्ट में आप देखेंगे तो अनबाउंडेड का ग्राफ अगर होगा तो इसका मतलब वो अनबाउंडेड का है, तो वह यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन हमें जो क्वेश्चंस पढ़ना है वो बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड दोनों का पढ़ना है। तो बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा
ज़्यादातर इस बार सीबीएसई में बाउंडेड रीजन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस, पहली एक्सरसाइज में दिया गया है और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 में किस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 12.1 को लेकर, ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन देखिए इजी है, आप लोग क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशंस को पढ़े हैं लेकर, इसलिए यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्व करने के तरीके सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इजीएस्ट मेथड से बात बता सकें। एक्सरसाइज 12.1 को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 पूछा है, आपसे पूछा है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसको मैक्सिमाइज करनी है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करनी है। मैक्सिमाइज करने के लिए सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लीनियर कांस्टेंट दिया गया है। कौन सा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने हैं और इस पर किस पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है ये भी पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसकी बात करनी है ना। ये देखिए आपके पास लीनियर इनइक्वेशंस दिए गए हैं, ग्राफ 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, क्या कीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए। इक्वेशन मानने के बाद इसमें पॉइंट निकाल लीजिए, जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y निकल आए, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, s निकल आए। तब जब यहाँ पर कोई नंबर्स दिया हो तब के लिए कंडीशन मैं बता रहा हूँ। नहीं तो क्लास 9th में भी आप लोग चार्ट बनाते थे, ऐसे टेबल बना लेते थे और टेबल के बेसिस पर आप x और y निकालने की कोशिश करते कि x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू 4 आ जाए, 1 रखेंगे x की वैल्यू तो y की अलग वैल्यू मिलेगी, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव निकाल कर लाइन ड्रा किया करते थे। क्लास 9th में भी बताया गया होगा, ठीक है ना, 11th में भी बात किए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार x इज इक्वल टू 0 रहने पर y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 4, और एक बार मैं अगर y इज इक्वल टू 0 ले लूं तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 4, हमारा काम हो जाएगा इसी से, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसका जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो किधर बनेगा, उसके लिए भी आप पॉइंट याद रखिए। आपको क्या करना, फिर इसमें .00 पुट करना है, किसमें, इसमें। आप ये क्यों याद रखेंगे उसको मैं बता देता हूं, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी हो जाता है। मैं सबसे शॉर्टकट बता रहा हूं तरीका। फिर ओरिजिन पॉइंट को इस इन इक्वेशंस में पुट कीजिएगा, लिख दीजिएगा 0 प्लस 0 लेस देन 4। इसका मतलब 0 लेस देन 4 है तो कहेंगे यस है, यहीं s लिखकर छोड़ दीजिएगा अपने लिए। 0 लेस देन 4 इसका मतलब s, 0 तो छोटा है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये जो ये लीनियर कांस्टेंट है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है। ये क्या मतलब है उसको हम ग्राफ में ड्रा करके बताते हैं। ये एक सिंगल फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन 0, लीनियर इक्वेशन है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0 किधर बनेगा, जब हमारे पास अभी देखिए ग्राफ पर है, इसको ड्रा करते हैं, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर अब शुरुआत कर रहे हैं अपने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए। ये x एक्सिस ले लिए, ये y एक्सिस ले लीजिए। सबसे पहले इन पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 है, तो ये ओरिजिन मान लीजिए, क्या हो गया ओरिजिन। इसमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 है, तो ये ले लीजिए 1 2 है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो मैंने यहाँ ले लिया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, तो 1 2 3 4 ये मान लेते हैं, ये आ गया 4,0। इनसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइन ड्रा करते रहिए और इसका नाम लिखते जाइएगा। इस लाइन का इक्वेशन जो था वह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लाइन अगर ढेर सारी होगी तो कंफ्यूज आएंगे कौन सा लाइन कि कौन सी लाइन का इक्वेशन क्या था। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किधर होगी भाई, या आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इधर होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब हमें जो लेना है इस लाइन के उस साइड चलेंगे। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो शेडेड रीजन देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 हम इस साइड में चलेंगे, लेकर चलेंगे ना इधर, इधर जितना भी होगा x इज ग्रेटर देन 0 का ये रीजन होगा। कहाँ तक होगा ये नहीं पता है, ये पूरा चलेगा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ऊपर की तरफ y ग्रेटर देन 0 के लिए। भाई ऊपर की तरफ ही तो y ग्रेटर देन 0 होगा,
ठीक है ना, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ड्रा करते हैं। तो कॉमन रीजन क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऐसे चल रहा है, y ग्रेटर देन 0 ऐसे चल रहा है, तो कॉमन रीजन तो यही नहीं मिला आपको। देखिए कॉमन रीजन तो यही नहीं मिलेगा, ये आपका कॉमन रीजन हो जाएगा जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी आएगी, y ग्रेटर देन 0 आएगी। मैं बोलूंगा ये कॉमन रीजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए y ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 जरूर होगा, लेकिन ये लाइन तो नहीं हो रही है। अब इस लाइन का रीजन कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इधर ही हो रहा है, इधर नहीं हो रहा? उसके लिए देखिए, अगर ये 0 मतलब ये ओरिजिन वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा, इस लाइन का जो सोल्यूशन होगा वह ओरिजिन साइड में होगा, इस साइड में होगा। नहीं सेटिस्फाई करता, नो होता तो इधर चला जाता, तो इसका मतलब कॉमन रीजन आपका ये बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर सेटिस्फाई कर रहा, उधर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस लाइन के इधर के किसी भी इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और वो पॉइंट इस इक्वेशन में रखकर देखिएगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हम इसके इधर चल रहे हैं, हमने इस क्वाड्रेंट को ले लिया, इस लाइन के इधर में ये क्वाड्रेंट तो लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए -1 ले लिए और 2 ले लिए, -1 2 इस लाइन के इधर होगा, या इसमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, इसमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, इसमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। ये दोनों पॉइंट इसमें रख दीजिए, x + y < 4 में, x + y < 4 में, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 रख दीजिए। क्या ये 4 से लेस देन आएगा? बोलेंगे हमेशा आएगा, 1 इज लेस देन 4 है कि नहीं? इसका मतलब जरूरी नहीं कि इसी में लीजिए, आप इसमें से भी कोई क्वाड्रेंट पॉइंट ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, आप इसमें से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, x = 1 y = -2 ले लीजिए, आप इसमें से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, x = 1 ले लीजिए, y = 1 ले लीजिए, -1 + 1 ले लीजिए, तब भी आपको क्या मिलेगा? ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते मिलेगा। हमने क्या बता दिया, हमने शॉर्टकट तरीका बता दिया। आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो सकता है ये आपको एग्जैक्ट आइडिया ना हो, आप इस क्वाड्रेंट में ले पाए, कोई पॉइंट लेना जो गलत पॉइंट हो जाए आपसे, हो सकता है जो पॉइंट ले वो मिस्टेकली यहाँ का पॉइंट हो, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर ये तो इधर नहीं इधर आएगा। तो मैंने उसके लिए शॉर्टकट तरीका ये बता दिया कि अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, 0 0 पॉइंट को, ओरिजिन वाले पॉइंट को ये लाइन सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब याद रखिएगा ऐसा आने का मतलब हुआ शेडेड रीजन जो बनेगा इसका, इस लाइन के जो पॉइंट होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वह ओरिजिन साइड में होंगे। अगर ये नो होता तो ये लाइन जहां से पास होती उसके ओरिजिन के दूसरे साइड में, दूसरे साइड के जो पॉइंट होंगे वह इस लाइन को, इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इतना न करने के बाद, इतना हमें न करना पड़े, -1 ये सब डिफरेंट पॉइंट लेना पड़े, उसके लिए मैंने सिंपल तरीका 0 0 बता दिया। तो इसका मतलब यह हुआ इस लाइन के ओरिजिन साइड में जो पॉइंट होते हैं वह पॉइंट इधर के होंगे, x इज ग्रेटर देन 0 इधर का होगा, y ग्रेटर देन 0 ऊपर का तरफ होगा। तो तीनों जो कॉमन पॉइंट हो गए वह यही शेडेड रीजन बना। ये जो कॉमन रीजन बन गया, ये रीजन आपका फिजिबल रीजन हो गया, जिसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, सॉरी ये फिजिबल रीजन बोला करते हैं, और इसके सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। अब जब कॉर्नर पॉइंट देखें तो इसमें ये जो आपके रीजन जो बना, जो कॉमन रीजन बना है, ये बाउंडेड रीजन है, तो कॉमन रीजन पर 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। कौन कौन से? एक तो पॉइंट यह हो गया जिसको A मान लीजिए, दूसरा पॉइंट यह हो गया B मान लीजिए, और तीसरा पॉइंट O मान लिए हमने, ओरिजिन है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, B का भी पता है 4 0 है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0 0। इन तीनों पॉइंट को उठाइए और कहाँ रख दीजिए? Z = में। तो देखते हैं Z में रखने पर क्या मिलता है हमें। जैसे हमने रखना शुरू किए, सबसे पहले 8 A पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 4 है, 0 4 को मैंने Z में रख दिया। Z = कितना है? 3x + 4y, x = 0 रख दीजिए, y = 4 रख दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 B पॉइंट पर, B पॉइंट क्या है? 4 और 0 है, Z की वैल्यू 3x + 4y, x = 4 रख दीजिए, तो 3 × 4 + 4 × 0 विच इज इक्वल टू 12 आ गया। और लास्ट वाला अगर कॉर्नर पॉइंट आप 0 0 को मानते हैं तो z की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 3 × 0 + 4 × 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमाइज कीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल गया? z की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है? x इज इक्वल टू 0 और 4 पर आ रही है, पॉइंट A पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 8 आप लिख सकते हैं 8 पॉइंट A 0 4 द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16
ये मैक्सिमाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ें अगर आप एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एक्स को ना परचेस करें, वाई को ओनली परचेस करें, वो भी क्वांटिटी 4 में, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। करना क्या था? देखिए सिंपल तरीका, तीनों इक्वेशंस थे, तीनों इक्वेशंस को आपको ड्रा करना है। ड्रा करते समय याद रखिएगा, कोई अगर इन इक्वेशंस में जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 कोई नंबर होता है, इधर कांस्टेंट बचता, तो उसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, उसमें 0 0 पुट कीजिए, और अगर वो सेटिस्फाई करता है, ये सिंपल तरीका मैंने बताया, सेटिस्फाई करता है तो सैडल डिवीजन की तरफ होगा। अगर ये पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता तो सैडल डिवीजन जो इस लाइन के लिए कॉमन पॉइंट होंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट होंगे वो इस लाइन के दूसरे साइड में होंगे, ओरिजिन से दूसरे साइड में होंगे। उसी तरह से x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हमेशा क्या बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 क्या बताता है? जिसमें दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस घर के सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट बन रहे हैं, ये देखिए कॉमन पॉइंट बन गए थे। ये जो कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन बन रहा है, उसकी कॉर्नर पॉइंट को आप फाइंड कर आप जेड में पुट करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमाइज बताएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम हो सकती है। तो आपसे मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था, आपने मैक्सिमाइज कर दिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम दूसरे और भी क्वेश्चंस को इसी जैसे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y को, जबकि सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो दिया है वह x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये लीनियर कांस्टेंट आपको गिवन है। अब हमें इसको मिनिमाइज करने के लिए बोला है, सेम क्वेश्चंस करना है। सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम ड्रा कर लेते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? ड्रा करने के लिए मैंने बताया था, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। इक्वेशन मानने के बाद आप इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। अगर आप इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जो पॉइंट्स आपको मिल गए इस लाइन का, वो पॉइंट्स क्या क्या आ गए? x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 मिल गया, और फिर x इज इक्वल टू 8 मिला तब जब y इज इक्वल टू 0 था। ये दो पॉइंट आप रख लीजिए अपने लिए। किस लाइन के लिए हो गया? इस लीनियर इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को देखिए, दूसरे इक्वेशन को लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन मान लीजिए। लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 12 है, एक इक्वेशन है। और हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, 2 6 12। अगर y की वैल्यू 0 हो, यहाँ रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 4 12, मतलब 4 मिल जाएगा। तो पॉइंट कौन कौन सा आया उसको आप एक साथ लिख दिया करिए। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 6 रहा है, और x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू 0 रहे हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि ये दोनों इन इक्वेशंस 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक साथ कर रख लेंगे तो जब ड्रा करेंगे ग्राफ तो हमें आसानी होती है। हम इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट था, इसके लिए इसी लाइन में आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट 0 0 के लिए, पॉइंट 0 0 के लिए इन इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन 8, 0 प्लस 0 लेस देन 8 का मतलब 0 लेस देन 8 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे भी लेस देन 8 का मतलब हो गया 0 की तरफ ही जो पॉइंट होंगे वही इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब इसका जो साइडेड पोर्शन बनेगा वो ओरिजिन की साइड में बनेगा। सिमिलरली इसी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी पॉइंट 0 0 रखकर देखिए, ये भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज लेस देन इक्वल टू चल रहा है। इन इक्वेशंस क्या है? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 जो है लेस देन 12 आएगा। इसका मतलब है s का मतलब है कि ये ओरिजिन की साइड में अपना साइडेड पोर्शन बनाएगा। अब चलिए चलते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, साथ ही x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 क्या बता रहा है कि हमें जो क्वाड्रेंट लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी को लेना होगा, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस लाइन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रा करते हैं। तो हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। चलिए एक्सिस को, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास हो गया 0 4 को ड्रा करना है। 0 4 का मतलब एक्स इज इक्वल टू, ये ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन यहाँ से 0 4 चलना है, तो 1 2 3 4 आप अपने स्केल से नाप लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्केल जब लीजिएगा तो इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आप लेना चाह रहे हैं, तो सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें आपको मेजर करना है स्केल से माप कर आप कॉर्नर 0 4 जैसे आप लाइन क्लास 9th में ड्रा किए होंगे, तो 0 4 मैंने ये मान लीजिए, तो ये हमारे पास 0, 4 हो गया। और 8, 0 है, 8, 0 है, पॉइंट ज़्यादा हमारे पास, ग्राफ थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8, 0 है ना। इसको फिर से ड्रा कर लेते हैं एक बार, चलिए मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। यह हो गया वाई एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। नाउ ये ओरिजिन हो गए, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। अब आप 0, 4 को ड्रा कीजिए, तो यह हो गया ओरिजिन, सो 1 2 3 4, थोड़ा छोटा ले लेते हैं क्योंकि आइडिया नहीं है। 0, 4 हो गया, क्योंकि आप ग्राफ पर करेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। 8, 0 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिए, मान लीजिए 8, 0 आ गया। इनको ज्वाइन करते समय जो लाइन होगी उसको ज्वाइन कर दीजिए, वो लाइन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं कॉर्नर पॉइंट को, ठीक है ना, जहाँ पर ये दोनों कट कर रही है वो, ठीक है, जो भी वो हमारा थोड़ा सा लगा आ गया। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। इस लाइन का नाम आपको दे दीजिएगा, इस लाइन का जो नाम है वो x + 2y = 8 है, x + 2y = 8 का यह ग्राफ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3x + 2y = 12 को ड्रा करना है, तो 0, 6 है, तो ये 4 था ही, या 5 मान लीजिए, या 6, ये जो पॉइंट होगा वो 0, 6 हो जाएंगे। और 4, 0, तो यहाँ पर है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट हो जाएंगे इसको बोलते हैं 4, 0। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4, 0 के लिए, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास, इसका भी नाम दे दीजिए, इस लाइन का जो नाम है वो 3x + 2y = 12 है। इक्वेशंस है ना, तो इन इक्वेशंस की लाइन थोड़ी ना होती है, इक्वेशंस मानकर चलेंगे तभी तो ड्रा करेंगे। तो 3x + 2y = 12 है, ये ले लीजिए 3x + 2y = 12। अब आप जरा देखिएगा, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो किधर के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, जिधर ओरिजिन है, बिकॉज आपने ऐसे लिखे हैं। तो ओरिजिन इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ओरिजिन है, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वह इधर होगा, वह इधर के पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। और ये जो लाइन होगा वो किस तरह के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वो भी 0 < 12, मतलब ओरिजिन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन है, इस लाइन के इधर चलेंगे तो ओरिजिन नहीं आएगा, कॉमन ओरिजिन जो आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर के सारे जो पॉइंट होंगे वो इसके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है, या इधर के जो सारे पॉइंट होंगे वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन रीजन हमारे पास बनाना है, इसलिए हम इधर इसको भी ले लेंगे। साथ ही साथ x > 0 y > 0 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइन के बिटवीन जो कॉमन रीजन बन रहा है वो देखिए ये बनेगा, यही बनेगा ना भाई, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इधर तो ये अगर ये रीजन लेते हैं तो इसमें बस इसका नाम आएगा, इसका सेटेड रीजन नहीं जा रहा है। तो हमने जो कॉमन रीजन लेंगे वो ये रीजन आपका आएगा जो कि कॉमन रीजन बनेगा, और ये जो रीजन है ये बाउंडेड रीजन बना रहा है, क्योंकि ये देखिए बाउंडेड, ये जो आपका रीजन होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कॉमन रीजन फाइंड करना सीख लीजिए आप। तो ये कॉमन रीजन हो गया। अब इस कॉमन रीजन को जो पॉइंट बनेंगे, ये देखिए एक पॉइंट ये बना जिसको आप नाम दे दीजिए ए से, और ये दूसरा बना जो कि बी पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट ये बना जो कि सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, और चौथा पॉइंट मान लीजिए ओ ओरिजिन है ही। तो ए बी सी और ओ है आपका, ठीक है ना। और x की वैल्यू > 0 y > 0, तो हम चलिए a b c और 0 पर हम पॉइंट को लेकर चलेंगे, 0 0 हमारे पास है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले b पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि a पॉइंट आपको पता है, a पॉइंट कितना है 0, 4 है। b पॉइंट पता करने के लिए ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है एट द पॉइंट b, तो b पॉइंट को पता करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर पॉइंट b के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर पॉइंट b, ठीक है ना। b पॉइंट के लिए आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, x + 2y = 8
x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इनको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आप लोग नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हैं। -12x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 किसी में पुट कर लीजिए, जैसे इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। x इज इक्वल टू आप इसमें कितना पुट कर रहे हैं 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो B पॉइंट आपको मिल गया 2,3। इस तरह से पॉइंट निकाला जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। अब ए बी सी ओरिजिन 0 0 है, तो किसी भी जैसे मान लीजिए x और y की वैल्यू हो तो ओरिजिन को बहुत कम ही लिया करते हैं, क्योंकि मिनिमाइज करने की बात जब आएगी तो मिनिमम तो सबसे 0 0 इसी पर आ जाएगा, तो सब हर बार आएगा। तो इससे बाद वाली जो सबसे छोटी वैल्यू उसको मान लेते हैं, फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी और ओरिजिन की वैल्यू आपको z में पुट करना है, तो मैं ये पार्ट रफ कर देता हूँ, रफ कर दिया जाए। ओके, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, ओनली ड्रा करना है। ये क्लास 11th में, यहाँ तक तो आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। ग्राफ भी ड्रा करना सिखाया गया था दूसरी एक्सरसाइज में। तो ए बी सी एंड ओ पॉइंट को देखना है। सबसे पहले 8 पॉइंट आप ले लीजिए। 8 पॉइंट ए पर, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है 0,4 है। 0,4 है तो z की वैल्यू आ जाएगी -3x प्लस 4y है। यहाँ पर 0 की वैल्यू आप रख दीजिए x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 4 रख दीजिए तो आपको 16 मिल जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए 8 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट B ले लीजिए। B कितना होगा 2 3 होगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ B की पॉइंट देख रहे हैं ना, B पॉइंट कितना है 2 और 3 है, तो z की वैल्यू हो जाएगी -3, x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए एंड 4, y इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट चारों पॉइंट पर ले लेते हैं। 8 सी पॉइंट पर देखते हैं। सी पॉइंट कोऑर्डिनेट देखिए ए बी एंड सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 4,0 है। सो 4,0 पर z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 एंड 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू -12 है। और अगर ओरिजिन पर भी लेते हैं, एक पॉइंट O पर देखा करते हैं, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना 0 0, z इज इक्वल टू कितना आएगा -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, इसको तो हमेशा 0 ही मिलेगा, तो इसका मतलब इससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू या इससे भी छोटी मिल जा रही है हमें, तो -12 हो गया। तो इसका मतलब मिनिमाइज करना है किस पॉइंट पर, मतलब मिनिमम लॉस हो, ऐसा इक्वेशन हो सकता है लॉस के लिए बनाएगा, क्योंकि कोई अपना प्रॉफिट क्यों लॉस कराएगा, कम करवाएगा कि ज़्यादा खर्चा करें हमें कम प्रॉफिट हो। हमें जो इक्वेशंस पढ़ना होता है वो कम से कम लॉस हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम खर्चा करने पड़े, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं इसमें। तो यहाँ पर मिनिमाइज किस पॉइंट पर हो रहा है, सो वैल्यू मिनिमाइज जो हो रही है, वैल्यू मिनिमाइज z मीन z इज इक्वल टू कितने पर, z मिनिमाइज हो रहा है, z की मिनिमम वैल्यू -12 आ रही है 8 4,0 पर, 8 4,0 पर है ना। सिंपल क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी आपको कोई एक्सरसाइज मिलेगी। और पिछले सालों में भी इस तरह के इक्वेशंस देकर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा भी गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 रहा है, आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। मैं भी 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। पहले क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, 3rd क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए ओके, एक क्वेश्चन और देखिए 3rd क्वेश्चन को, ताकि बार बार करने से प्रैक्टिस बन जाए आपका। ग्राफ वहीं चलेगा, इसीलिए बोला जाता क्लास 11 को ध्यान से देख लिया करिए। क्लास 11 के मैथमेटिक्स यहाँ काम देगा, वो हमेशा काम देगा वैसे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd बता दें। 3rd की जगह मैं आपको 4th बता देता हूं, बिकॉज 3rd आप ट्राई कर लीजिएगा, 3rd इजी है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th बता देता हूं, ठीक है ना, इसको आप ट्राई कर लेंगे क्योंकि उससे वैसे क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में आपसे मिनिमाइज करने के लिए बोला है। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू पर है, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y हो गया। ओके, और x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड xy ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो दिया है एनसीईआरटी में। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले ड्रा करना है। ये अदर क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों? बिकॉज ये ग्रेटर देन सिंबल लगाया है, ठीक है ना, इसलिए ये अनबाउंडेड बनाने का चांसेस ज़्यादा है। तो अनबाउंडेड को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी इस क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन मान लीजिए और यहाँ से कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन 3y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट मिल गया वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 मिल गया और x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 0 मिल गया इस इक्वेशन के लिए। इसमें आपको पुट करना है पॉइंट 0 0। ओरिजिन को चेक कीजिए, शेडेड पोर्शन किधर जा रहा है। तो ओरिजिन के लिए इसी इक्वेशंस को लीजिए, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें 0 पुट कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 3 है, बोलेंगे सर नहीं है, इसलिए आप नो लिख दीजिएगा। इसका मतलब इसका शेडेड रीजन जो बनेगा, एक कॉमन जो पॉइंट होंगे जिसको इसी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो ओरिजिन की तरफ का नहीं होगा। तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वाले ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी इसको लेट कर लेते हैं कि यह एक इक्वेशंस है और यहाँ से x की वैल्यू 0 रखने पर y2 मिल जाएगा और y 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसका मतलब इस लाइन के लिए 2 पॉइंट अगर चाहिए तो वह 2.02 और 2,0 हो सकता है। अब देख लीजिए कि क्या ये पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका इन इक्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन बना रहा है, इसलिए यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 0 ग्रेटर देन 2 है, आप बोलेंगे सर नहीं है, नो लिख दीजिए। नाउ ये 2 लाइन हो गया। तीसरा जो 2 आपके इक्वेशंस दिए, इन इक्वेशंस दिए हैं वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा फिर, ठीक है ना। बस ये चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक्सिस को हम XY एक्सिस में इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक मान लिए y एक्सिस हो गया और ये ले लिया गया x एक्सिस, ठीक है। ये आप ले लीजिए x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर आपकी यूनिट बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ 2 3 है तो चल जाएगा। मान लो 120 है तो जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक बनते हैं ना, तो इसमें मान लीजिएगा एक छोटा 1 स्मॉल ब्लॉक, आप जो यूनिट लिया करिए उसमें मान लिया करिए कि 1 स्मॉल ब्लॉक या 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट को बढ़ाना हो तो 10 मान लीजिए, और नहीं छोटा मानना है तो 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू आप मान लीजिएगा जैसे 100 यूनिट, और मान लीजिए 100 यूनिट। मतलब आपको अगर मान लीजिए 200 ड्रा करना है तो आपको ओनली 1 और 2 ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्लॉक 100 के बराबर हो गया, तो 200 चलने का मतलब 2 ब्लॉक चल लीजिएगा। तो स्केल आप मान सकते हैं। ये स्केल कितना इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि आपको मान लीजिए दिखाना पड़े, जैसे हमारे पास मैप होता है, मैप में हम पूरे ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड को दिखा देते हैं छोटे से मैप में, तो वहाँ नीचे ही बाउंड्री, नीचे स्केल लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच इज इक्वल टू आपको 1000 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से पाकिस्तान के बीच की डिस्टेंस इतना दिखता है मैप में, तो वो स्केल माप लेते हैं, स्केल मेजर कर लेते हैं कि इतनी जो डिस्टेंस है वो 1000 के इक्वल है। तो आप अगर स्केल से मेजर करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाए कि पाकिस्तान से इंडिया की बाउंड्री या पाकिस्तान से इंडिया या हमारे पास बांग्लादेश की डिस्टेंस की कितनी है। नई दिल्ली से लेकर ढाका के बीच की डिस्टेंस अगर पता करना हो तो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, स्केल के माध्यम से ही। तो चलिए हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, स्केल आप मेजर कर लीजिएगा। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 1 है और 3,0 है, तो 0 1 को सबसे पहले ड्रा कीजिए। ये मान लीजिए ओरिजिन हो गया और यहाँ से 0,1, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास कम है, तो 0,1 ले लिया, ये पॉइंट हो गया 0,1 के लिए। नेक्स्ट है 3,0, तो यहाँ आप ले लीजिए 1 और 2 एंड 3, ये ले लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया 3,0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते समय आगे बढ़ा देते हैं, देखिए क्या मिलता है, ये आ जाएगा 3,0 के लिए, ठीक है। ये लाइन आप खींच लीजिएगा, ये आ जाएगा
3,0 के लिए। तो मैंने इस लाइन का नाम दे दीजिए, इस लाइन का नाम क्या है, x + 3y = 3, तो इसका नाम हो जाएगा x + 3y = 3, इस लाइन का नाम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो ओरिजिन से सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो आपको पता है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सैडल रीजन इसका ऊपर की तरफ चलेगा, इस लाइन को ऊपर की तरफ, जिधर ओरिजिन होगा उधर नहीं होगा, इधर इसके ऊपर के जो पॉइंट होंगे वही पॉइंट अगर इस इक्वेशन में रखे जाएंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट है x + y > 2 में 0 2 और 2 0 है, तो 0 2 मतलब ये 1 ले लिए हैं, तो यहाँ ले लीजिए 2, तो यह आ गया 0, 2 एंड 2, 0 कितना होगा, ये पॉइंट हो सकता है, यह आ गया 2, 0 और इनको हम अगर ज्वाइन करते हुए ड्रा कर रहे हैं तो हमारे पास शेडेड ये लाइन ऐसे चलेगी, देखिएगा ये लाइन आपकी इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसका ये हो गया, ठीक है ना। और इन इक्वेशंस का जो हमने इक्वेशन मानकर इसको ड्रा किए हैं, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम है x + y = 2, तो यहाँ लिख दीजिए x + y = 2 और x > 0 y > 0 का मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं कॉमन रीजन क्या बन रहा है। देखिए ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए ये लाइन की जो कॉमन जो पॉइंट लेना होगा जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो भी ऊपर की तरफ का होगा, ये भी ऊपर की तरफ का होगा। इसका मतलब यह हो गया कि इनके जो कॉमन रीजन बनेंगे वह ये सारे रीजन बन सकते हैं, जिनकी जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई में इस बार हटा दिया गया है, सीबीएसई में इस बार मना किया गया कि अनबाउंडेड रीजन क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो भी आपके बहुत कम ही क्वेश्चंस है। ये इस तरह के रीजन बनेगा, ये सैडल रीजन आपका बनेगा, क्योंकि इधर के जो पॉइंट होंगे यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो कॉमन रीजन क्या बन गया ये। और इस तरह के जो रीजन बनते हैं उसको अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस होगा इस बार सीबीएसई रिगार्डिंग डिलीट कर दिया गया है, याद रखिएगा सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, अनबाउंडेड जान लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो गया, जब अब अनबाउंडेड बन गया तो कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट होंगे इसमें, देखिए ये एक ये है, इसको मान लीजिए ए है, ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी है, तीसरा पॉइंट ये है, इसको मान लीजिए सी है। अब ये पॉइंट कितना होगा, जैसे ये मान लीजिए 1 2 तो ये पॉइंट आपका 3 0 था, ठीक है ना। ए पॉइंट आपको पता है 0 2 है, सी पॉइंट पता है 3 0 है, बी पॉइंट निकालना है, तो जहां पर दोनों लाइन आपस में कट कर रही है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी हो गया। तो लिख लीजिए सबसे पहले हम बी पॉइंट को पता करते हैं। फॉर पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा है, x + 3y = 3, x + 3y = 3 और कौन सा है, x + 3y = 3, x + y = 2, x + y = 2 है, ठीक है ना। माइनस कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y = 1, देन y = 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, y = 1/2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लीजिए x + 3y = 3 में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 3 × 1/2 = 3, सो x = 3 - 3/2, सो विच इज इक्वल टू ऑल्सो 3/2 है ना, 3/2 आ जाएगा, 3 - 3/2। तो ये जो पॉइंट बी आ गया उसको भी लिख लेते हैं यहीं पर ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। 3/2 हो गया ये, और y की वैल्यू 1/2, तो b पॉइंट भी मिल गया 3/2 एंड 1/2। तो a b c, अब क्या करेंगे, a b c पॉइंट को आपको पुट करना है, कहाँ पुट करना भाई, a b c पॉइंट को z में पुट करना है। अभी सब कुछ वही करेंगे जैसे बाउंडेड का किए थे, उसके बाद अनबाउंडेड कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है ना। हम इसको रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है। चले ओके, ये तो कॉमन है जो कि क्लास 11 में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स को, चलिए यहाँ रब कर दिया, इन पॉइंट्स को ए बी सी पॉइंट्स को पुट करते हैं किसमें, जेड में। तो लिखिएगा 8 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ए पॉइंट कितना है, पॉइंट ए है 0,2, जेड की वैल्यू देखिए कितना है 3x + 5y, सो 3 × 0 + 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10 मिल गया। किस पॉइंट पर मिला, ए पॉइंट पर। नेक्स्ट 8 पॉइंट, नेक्स्ट ले लीजिए बी पॉइंट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 एंड 1/2, z इज इक्वल टू 3x + 5y में 3 × 3/2 + 5 × 1/2, सो 9 + 5
अपॉन 2, 14 दैट मीन्स ये 7 आ जाएगा। और 8 पॉइंट किस पर लेना है, 8 पॉइंट सी ले लेते हैं। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, सी पॉइंट ए बी एंड सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 3,0 है, तो 3,0 लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू आप 3 रख दीजिए प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 9। मिनिमाइज कहा है तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल गया, b इज इक्वल टू 3/2 एंड 1/2 पर z की वैल्यू मिनिमाइज हो गई। ठीक है, अब ये देखिए अनबाउंडेड रीजन है, ये जो रीजन बना हुआ अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ, अनबाउंडेड का मतलब हुआ कि हो सकता है कि पॉइंट इधर कहीं जाकर मिनिमम हो, जरूरी थोड़ी ना कि यही जो पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। अनबाउंडेड में श्योरिटी नहीं होती है, और बाउंडेड में श्योरिटी होगी कि जो पॉइंट सबसे छोटी दे रहा है वो सबसे छोटी ही होगा, उससे ज़्यादा छोटी और कोई नहीं हो सकता। बाउंडेड में श्योरिटी नहीं होता है कि अगर बोले कि मैक्सिमम पॉइंट, बोले मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक ढूंढेंगे, जितना बढ़ेंगे उतना मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम पॉइंट ये जो आपके बी पॉइंट मिला, हो सकता है यहाँ पर मिनिमम पॉइंट हो सकता है ये वाली जो पॉइंट इस बीच में कहीं आई वो मिनिमम हो सकता है यहाँ पर कोई पॉइंट हो जो मिनिमम हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ कॉर्नर पर हो तो ये अनबाउंडेड में श्योरिटी नहीं होती। इसको श्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको श्योर करने के लिए एक हमें लाइन ड्रा करनी पड़ती है। कैसे ड्रा करनी पड़ती है, देखिए मिनिमम पॉइंट आ गया यहाँ पर 7, किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब आपको करना है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं z इज इक्वल टू 7 आपको यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद एक इक्वेशन बनाऊंगा, इसको ड्रा करूंगा। इसमें क्या ड्रा करना है जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे इसको, हमें याद रखना है z इज इक्वल टू 7 बस है। ठीक है, मैं रब करूँ, ओके। अब आप z इज इक्वल टू 7, अब आप फिर से शुरू करेंगे आगे। z इज इक्वल टू 7 मिनिमम वैल्यू मिल गया, तो आप ले लीजिए 8 z इज इक्वल टू 7 के लिए। देखिए z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y है, यहाँ z की वैल्यू 7 रख दीजिए, तो इक्वेशन जो मिल जाएगी आपको 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगी। इस इक्वेशंस को ड्रा करना है। इसमें ड्रा करने के लिए क्या करेंगे भाई, आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा 5y अपॉन 7, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 कितना आएगा 1 कितना आएंगे 1.4 आ जाएगा इसका मतलब। और y इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तब तो यह आ जाएगा 3x अपॉन 3x इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, कुछ कट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 2 6 एंड 3 3 9, 2.33 समथिंग आएगा। हमें तो ड्रा करने के लिए एग्जैक्टली नहीं मिले तब भी काम चल जाएगा। तो हमने ले लिए जो पॉइंट मिल गया वो पॉइंट एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए 0 लिए तो y की वैल्यू 1.4 मिल गया। अगर आपने x की वैल्यू 7/3 या अप्रोक्सीमेट 2.3 ले लेते हैं तो उस समय y की वैल्यू 0 मिल जाती है। अब इस पॉइंट को ड्रा करना है इसमें, चलिए ड्रा करते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1.4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू अगर ये 1 है तो 1.4 मान लेते हैं, ये लाइन है, ये पॉइंट क्या हो गया 1.4 हो गया। ठीक है, मान सकते हैं। x इज इक्वल टू 2.3, देखिए ये 2 है तो 2.3 क्या होगा यहाँ होगा, ये देखिए 2.3 आपके करीब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ये मान लेते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास देखिए, ये जो पॉइंट हो गया इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, 2 के जस्ट बाद की वैल्यू 2.3 मान लिए। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इसको आप डॉटेड से ज्वाइन कर लीजिएगा या लाइन खींच देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको अलग दिखाने के लिए डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, अलग दिखे। ठीक है, या किसी अदर पेंसिल से ड्रा कर लीजिएगा। चलिए मैंने ये ड्रा कर दिया और यहाँ पर इसको डॉटेड बना दिया। ये देखिए लाइन ऐसे चल रही है। क्या हुआ, हमने जब इस लाइन को ड्रा किए, किसको, जो मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमाइज करने के लिए बोला सबसे छोटी वैल्यू को z की जगह रख दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। उस इक्वेशंस को ड्रा कर लीजिएगा। देखिए ड्रा किया हूँ, ड्रा करने पर ये जो लाइन है इस बाउंडेड अनबाउंडेड जो रीजन बन रहा है उस रीजन के बाहर से पास हो रहा है। देखिए पास हो रहा है ना, कॉर्नर पॉइंट से जाएगा। अगर यही लाइन इसके अंदर से चली जाती, मान लीजिए ये लाइन जो खींचे हैं वो कहीं ऐसे होकर जाती, तो बोलते हैं कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ और हो सकती है। इसका मतलब देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, आप बोल या हम सॉरी मिनिमम वैल्यू और नहीं, मतलब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू।
लेकिन अगर ये लाइन इस जो बाउंडेड रीजन का कॉर्नर पॉइंट, जैसे ये इसके ऊपर से जाए तब भी मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से जाने पर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बाहर से जा रही है या इसके ऊपर से होते हुए निकल जा रही है, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड किए वही सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे बाउंडेड रीजन में, अनबाउंडेड रीजन में बनेगी। तो क्या बताया मैंने, क्या बताया, फिर से बता दे रहा हूं, ये जो लाइन खींचे आपने वो लाइन दो तरीके से पास होगी, या तो इस रीजन के अंदर से पास होगी तो बोलेंगे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, और अगर ये लाइन इस रीजन के बाहर से पास होती है तो बोलेंगे देयर इज वन मिनिमम वैल्यू, जो कि ऑलरेडी आप लोग फाइंड किए हैं। सो लिख देंगे, सो z इज इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू हो गई, या एज मिनिमाइज हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू हो गई एट द पॉइंट, मिनिमम वैल्यू 8 बी पॉइंट पर। कितना बी पॉइंट था, 3/2 एंड 1/2। फिर से बता देता हूं, ये जो लाइन होती है इस लाइन को ड्रा करेंगे, अगर ये लाइन इस साइडेड रीजन के अंदर से पास हो जाएगी, इसके अंदर से जा रही है तो बोलेंगे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर बाहर से या इसके ऊपर से भी पास हो जाती है तो बोलेंगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड किए थे वही इसकी मिनिमम वैल्यू है। इतना चेक करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको बताया, जो कि अनबाउंडेड का क्वेश्चन था, जो कि हटा दिया गया। इतनी लाइन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है अनबाउंडेड में, बाकी सब वैसे ही जैसे बाउंडेड का था, चाहे आप पूरे एक्सरसाइज को या पूरे चैप्टर को पढ़ डालिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ।